सोचो अगर आपको अचानक पता चले कि सिर्फ कुछ घंटों के बाद पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और सरकार ने बचने के लिए सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही चुना है, तो क्या आप सिर्फ अपने परिवार को बचाएंगे या बाकी लोगों की भी मदद करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसे अपनी पत्नी और बेटे को बचाने के लिए हर सेकंड मौत से लड़ना पड़ता है, लेकिन किस्मत उसके सामने एक के बाद एक ऐसी मुश्किलें खड़ी करती है कि हर फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी इमोशनल सर्वाइवल स्टोरी है जो आखिरी पल तक आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्रीनलैंड। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे दिन से होती है जब आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाई देने लगती। पहले तो लोगों को लगता है कि शायद कोई दुर्लभ स्पेस इवेंट हो रहा है, इसीलिए हर कोई इसको देखने में लगा हुआ था। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये चीज पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब इसी दौरान हमारी मुलाकात जॉन से होती, जो अपनी पत्नी एलिसन और बेटे नेथन के साथ आराम से घर पर समय बिता रहा होता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता। तीनों साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तभी अचानक टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चलनी शुरू हो जाती। खबर में बताया जाता है कि क्लार्क नाम का एक विशाल कॉमेट पृथ्वी के बेहद करीब आने वाला है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि ये सिर्फ देखने लायक एक खगोलीय घटना होगी, लेकिन असली खतरा कुछ और ही था। वैज्ञानिकों ने बताया कि उस कॉमेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे पृथ्वी से टकराने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद जो तबाही होगी उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। ये खबर सुनने के बाद जॉन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। आसपास के पक्षी तेजी से उड़ने लगते हैं, जैसे उन्हें पहले से किसी खतरे का एहसास हो गया हो। और तभी अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है और जॉन दूर जाकर गिरता है। वो हवा इतनी तेज होती है कि उसके घर की खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। ये सब देखकर घर के अंदर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। अब उन्हें भी समझ आने लगता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। इन सब के बीच में जॉन के फोन पर एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसके पूरे परिवार को एक स्पेशल शेल्टर में ले जाने के लिए चुना गया है, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों को ही सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जैसे ये बात पड़ोसियों को पता चलती है, वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है। लोग गुस्से में कहने लगते हैं कि अगर दुनिया पर इतना बड़ा खतरा आया है तो सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों बचाया जा रहा है? जीने का मौका तो सबको मिलना चाहिए। जॉन भी इस बात को समझता था, लेकिन उसके सामने अपने परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी, इसलिए वो ज्यादा देर वहाँ पर नहीं रुकता है और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में हालात और भी खराब दिखाई देते हैं। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ था और हर कोई किसी भी तरह वहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह पहुँचना चाहता था। इससे साफ पता चल रहा था कि खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। काफी मुश्किलों के बाद जॉन अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ चारों तरफ आर्मी की कड़ी सुरक्षा थी, हर जगह जवान तैनात थे और हजारों लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रही थी जिनके नाम पहले से ही शेल्टर की लिस्ट में थे। जॉन किसी तरह अपनी फैमिली के साथ अंदर पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी सामने आ जाती है। सामान चेक करते समय उनको पता चलता है कि नेथन की इंसुलिन की दवा गाड़ी में ही छूट गई है। नेथन को डायबिटीज थी और उसके लिए वो दवा बहुत जरूरी थी। जॉन तुरंत अपनी पत्नी से कहता है कि वो नेथन को लेकर प्लेन में चली जाए, वो बस 2 मिनट में इंसुलिन लेकर वापस आ जाएगा। लेकिन एलिसन उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो पास खड़े एक आर्मी ऑफिसर को पूरी बात बता देती कि उसका पति बेटे की इंसुलिन लेने गया है और वो दोनों उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यही उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। दरअसल आर्मी के नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को शेल्टर में जाने की अनुमति नहीं थी जिसे कोई गंभीर बीमारी के लिए नियमित दवा की जरूरत हो। यही वजह थी कि आर्मी वाले तुरंत एलिसन और नेथन को वहाँ से कंट्रोल रूम ले जाते। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी उन्हें साफ बता देती है कि अब वो शेल्टर में नहीं जा सकते और उन्हें इस फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। उधर जॉन जितनी जल्दी हो सकता था इंसुलिन लेकर वापस एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी और बेटा
दोनों उसको कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। वो घबरा कर पूरे एयरपोर्ट में उनको ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि प्लेन के अंदर भी जाकर हर सीट पर वो नजर डालता है, लेकिन दोनों का कहीं पर कोई पता नहीं चलता। तभी एक आदमी की नजर जॉन के हाथ में पकड़ी हुई इंसुलिन पर पड़ती। वो उससे पूछता है कि ये दवा किसके लिए है। जॉन बिना कुछ छिपाए कहता है कि ये उसके बेटे की इंसुलिन है, जिसके बाद वो आदमी उसको बताता है कि उसके परिवार को अंदर नहीं जाने दिया गया होगा, क्योंकि नियम साफ था, किसी भी ऐसे इंसान को शेल्टर में एंट्री नहीं मिलेगी जिसे कोई गंभीर बीमारी हो या जिसकी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर हो। ये सुनते ही जॉन बिना एक सेकंड गवाए प्लेन से बाहर भागता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन का दरवाजा बंद होने ही वाला था। उसी समय एयरपोर्ट के बाहर हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते। हजारों लोग आर्मी की बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने लगते। हर किसी को सिर्फ अपनी जान बचानी थी। भीड़ सीधे प्लेन की तरफ दौड़ती। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक गोली चल जाती और एक आर्मी जवान को लग जाती है। गोली चलते ही पास की फ्यूल लाइन फट जाती है और वहाँ पर तेजी से ऑयल लीक होने लगता है। देखते ही देखते आग फैल जाती और कुछ ही सेकंड्स में आग पास खड़े एक प्लेन को भी अपनी चपेट में ले लेती। अगले ही पल इतना बड़ा धमाका होता है कि वहाँ पर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। दूसरी ओर एलिसन किसी तरह नेथन के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर उस भयानक धमाके पर पड़ती। अब उसे भी समझ आ जाता है कि जॉन तक पहुँचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। मजबूरी में वो जॉन के फोन पर एक मैसेज भेज देती कि वो नेथन को लेकर अपने पिता के घर जा रही है, जबकि वो उसकी गाड़ी पर एक मैसेज चिपकाती भी है। इधर पूरा एयरपोर्ट आग और भगदड़ में बदल चुका था। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलता है और वापस अपनी गाड़ी तक पहुँच जाता है, लेकिन एलिसन और नेथन वहाँ से जा चुके थे। पर गाड़ी के पास छोड़ा गया मैसेज पढ़ते ही उसको समझ आ जाता है कि उसका परिवार कहाँ पर गया है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और बेटे तक पहुंचना। उधर एलिसन रास्ते में नेथन की इंसुलिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर रुकती। वो दवाइयाँ इकट्ठा कर ही रही होती है कि तभी कुछ हथियारबंद गुंडे दुकान में घुस आते। देखते ही देखते वहाँ पर लूटपाट शुरू हो जाती है। एलिसन किसी तरह नेथन को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है और सड़क पर खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाती है। शुरुआत में तो गाड़ी वाला उनकी मदद करता हुआ नजर आता है, लेकिन रास्ते में जब उसको पता चलता है कि एलिसन और उसका बेटा उन्हीं लोगों में शामिल थे जिन्हें ग्रीनलैंड वाले शेल्टर के लिए चुना गया था, तो उसके इरादे बदल जाते हैं। उसको समझ आ जाता है कि नेथन के पास मौजूद उस ब्रेसलेट की मदद से वो खुद अंदर घुस सकता है। वो तुरंत गाड़ी रोकता है, एलिसन को जबरदस्ती नीचे धक्का देता है और नेथन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर जॉन लगातार अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान से कॉमेट का एक और बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर आकर गिरता है। उसके गिरते ही चारों तरफ तबाही मच जाती है, इमारतें हिलने लगती हैं, सड़कें टूट जाती हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जॉन किसी तरह उस मौत के मंजर से बच निकलता है। रास्ते में उसे किस्मत से एक आर्मी का ट्रक मिल जाता है जो कनाडा की ओर जा रहा था। वो बिना देर किए उस पर चढ़ जाता है, जहाँ सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसे पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ग्रीनलैंड में पहले से एक विशाल अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया गया है। वहाँ पर दुनिया के हर देश से सिर्फ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। वजह साफ थी, अगर इंसानियत बच गई तो वही लोग नई दुनिया को दोबारा बसाएंगे। यही पहली बार पता चलता है कि जॉन पेशे से एक आर्किटेक्ट है। इसी वजह से उसका नाम भी उस खास लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और दूसरे जरूरी प्रोफेशन के लोगों को भी चुना गया था, ताकि तबाही के बाद दुनिया को फिर से खड़ा किया जा सके। इसी दौरान ट्रक में बैठे एक आदमी की नजर जॉन के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर पड़ती। वो तुरंत समझ जाता है कि यही ग्रीनलैंड शेल्टर में एंट्री का पास है। लालच में आकर वो किसी तरह वो ब्रेसलेट हासिल करना चाहता था, लेकिन जॉन उसे साफ मना कर देता है। पहले तो वो आदमी समझाने की बहुत कोशिश करता है, फिर धमकियां देने लगता है। जब जॉन फिर भी नहीं मानता तो दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ट्रक का ड्राइवर संतुलन खो बैठता है। तेज रफ्तार ट्रक सड़क से पलट जाता है और उसमें बैठे सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। इस हादसे में कई लोगों की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर से जॉन का साथ देती है और वो बच निकलता है। उधर एलिसन सड़क पर खड़ी हर गुजरती गाड़ी से मदद मांग रही थी, लेकिन इस मुश्किल समय में कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो हार नहीं मानती और पैदल ही एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ती। वहीं दूसरी ओर जिसने नेथन को अगवा किया था वो उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। उसका प्लान बहुत साफ था,
वो नेथन के ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके खुद और अपनी पत्नी को शेल्टर के अंदर पहुंचाना चाहता था। आर्मी के सामने वो झूठ बोलता है कि भगदड़ में उनके अपने ब्रेसलेट खो गए हैं और नेथन उनका बेटा है। शुरुआत में आर्मी वाले उसकी बात पर यकीन कर लेते, पर तभी नेथन जोर से कह देता है कि ये मेरे मॉम डैड नहीं है। इतना सुनते ही आर्मी वालों को पूरा मामला समझ आ जाता है। वो तुरंत उस आदमी को पकड़ लेते और नेथन को अपनी सुरक्षा में ले लेते। कुछ देर के बाद एलिसन भी किसी तरह उसी एयरपोर्ट तक पहुंच जाती। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आखिर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर नेथन को सुरक्षित रखा गया था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। वहीं मौजूद एक डॉक्टर उसको बताता है कि अगर वो अब भी ग्रीनलैंड वाले शेल्टर तक पहुंचना चाहती है तो थोड़ी ही देर में यहाँ से एक मिलिट्री ट्रक कनाडा के लिए रवाना होगा। वो चाहे तो अपने बेटे के साथ उसमें जा सकती। दूसरी ओर जॉन भी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार कनाडा पहुंच जाता है। सबसे पहले वो अपने ससुर के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एलिसन और नेथन नहीं मिलते। वो पूरी तरह बेचैन हो चुका था कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर एलिसन थी। वो बताती है कि वो दोनों मेन रोड पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही जॉन बिना देरी किए वहाँ पर पहुँच जाता है। इतने दिनों बाद जब तीनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनको पता था कि राहत की ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जॉन उन्हें बताता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा कॉमेट अभी पृथ्वी से टकराना बाकी है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो हर हाल में ग्रीनलैंड के उस अंडरग्राउंड शेल्टर तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। एलिसन अपने पिता से भी उनके साथ चलने की बहुत गुहार करती है। उसने कहा कि अभी भी मौका है, आप हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्हें यकीन था कि अब उनकी जिंदगी यहीं पर खत्म होगी, इसलिए उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। मजबूर होकर जॉन, एलिसन और नेथन भारी मन से वहाँ से निकल पड़े। अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, आसमान से कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े लगातार धरती पर गिर रहे थे। जहाँ भी कोई टुकड़ा गिरता वहाँ पल भर में सब कुछ तबाह हो जाता। सड़कें टूट चुकी थी, इमारतें गिर रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर गुजरता मिनट हालात को और भी खतरनाक बना रहा था। जॉन जानता था कि अगर उन्हें बचना है तो किसी भी हालत में आखिरी फ्लाइट पकड़नी होगी। काफी मुश्किलों के बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते, लेकिन वहां पहुंचकर उनको पता चलता है कि विमान उड़ान भरने ही वाला है। अब उनके पास सोचने का भी वक्त नहीं था। जॉन ने तुरंत अपनी गाड़ी रनवे पर ले जाकर सीधा प्लेन के सामने खड़ी कर दी। पायलट ने ब्रेक लगाए और गुस्से में बाहर निकल आया। जॉन ने उसको समझाया कि उसका परिवार भी ग्रीनलैंड शेल्टर के लिए चुना गया है और उनके पास वहां पर जाने की अनुमति है, लेकिन पायलट ने साफ कह दिया कि प्लेन लगभग भर चुका है और अब किसी को भी अंदर नहीं लिया जा सकता। जॉन के पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। उसने साफ कह दिया कि अगर उसके परिवार को साथ नहीं ले जाया गया तो वो अपनी गाड़ी रनवे से नहीं हटाएगा। आखिरकार मजबूरी में पायलट को उनकी बात माननी पड़ती है और तीनों को प्लेन में बैठने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन किस्मत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। प्लेन ने उड़ान भरनी शुरू ही की थी कि उसी वक्त सबसे बड़ा कॉमेट पृथ्वी से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसके झटके आसमान तक महसूस होते हैं। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है और कुछ ही देर में पायलट का कंट्रोल पूरी तरह छूट जाता है। आखिरकार विमान पास की एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो जाता है। हादसा बेहद खतरनाक था, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादातर लोग जिंदा बच गए। अब जैसे ही सभी लोग प्लेन से बाहर निकले, उन्हें थोड़ी ही दूरी पर आर्मी के बंकर दिखाई दिए। सैनिक तुरंत वहां पर पहुंचे और सभी बचे हुए लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर ले जाने लगे। उसी दौरान आसमान से उस विशाल कॉमेट के और भी बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। ये नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। इमरजेंसी अलार्म पूरे बंकर में गूंजने लगा और सभी लोग जितनी तेजी से हो सकता था अंदर भागने लगे। कुछ ही सेकंड्स के बाद बंकर के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए और बाहर की दुनिया से उनका हर संपर्क टूट गया। अब जमीन के ऊपर क्या हो रहा था इसकी खबर किसी के पास नहीं थी, जिसके बाद कहानी पूरे 1 साल आगे बढ़ जाती है। इस दौरान धरती का माहौल धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगा था। अब आखिरकार बंकर का दरवाजा खोला जाता है तो बाहर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। बड़े बड़े शहर सिर्फ मलबे में बदल चुके थे। जहाँ कभी जिंदगी थी वहाँ अब सिर्फ खामोशी और तबाही बची थी। कई सालों तक लोग उसी बंकर में रहकर जिंदगी बिताते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका राशन खत्म होने लगा। अब बाहर निकलकर जरूरी सामान ढूंढना मजबूरी बन चुका था।
इस दौरान नेथन भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन सिक्योरिटी वाला सूट पहनकर खाने और बाकी सामान की तलाश में बाहर निकलता है। तलाश करते करते वो एक सुनसान जहाज के पास पहुंचता है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थी। वो अभी कुछ और तलाश कर ही रहा था कि तभी उसके रेडियो पर चेतावनी सुनाई देती। बताया जाता है कि एक बेहद खतरनाक तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। जॉन बिना समय गवाए वापस बंकर की ओर भागने लगता है। तूफान हर सेकंड उसके करीब आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह समय रहते बंकर के अंदर पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती। कुछ समय के बाद बंकर के अंदर नई दुनिया को दोबारा बसाने को लेकर एक मीटिंग चल रही होती। तभी अचानक जोरदार भूकंप आ जाता है। पूरे बंकर में तेज झटके महसूस होते हैं। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वो मलबे के नीचे दब जाते हैं। जॉन बिना देर किए एलिसन और नेथन को लेकर बाहर की तरफ दौड़ता है। वो किसी तरह बंकर का दरवाजा खोल देता है और तीनों बाहर निकल आते हैं। उनके बाहर आते ही पूरा बंकर अंदर से ढह जाता है। बाहर का हाल भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क थे, जबकि बाकी लोग बिना किसी सुरक्षा के समुद्र की ओर भाग रहे थे। वहाँ पर पहले से कई सारी नाव खड़ी थी। हर कोई उनमें बैठकर अपनी जान बचाना चाहता था। जॉन भी अपने परिवार के साथ सीधे समुद्र में कूद जाता है, लेकिन पानी में उतरते ही कुछ लोग उसका ऑक्सीजन मास्क छीन लेते हैं। पर फिर भी वो हार नहीं मानता है और किसी तरह एलिसन और नेथन के साथ एक कश्ती तक पहुंच जाता है। तीनों जल्दी से उसके अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में उनकी कश्ती समुद्र में उतर जाती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही वो किनारे से दूर जाने लगते हैं, पीछे से तूफान की नई विशाल लहरें उठती हैं और किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लेती। उनकी कश्ती भी बुरी तरह हिलती है, पर वो किसी तरह बच जाते हैं। अब लगातार 2 दिन तक समुद्र में भटकने के बाद उस बोट का इंजन जवाब देने लगता है। हालांकि वो पूरी तरह बंद नहीं होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। राहत की बात ये थी कि इन खास बोट को बेहद खराब मौसम को ध्यान में रखकर बनाया गया था। रात के समय नेथन आसमान की ओर देखता। उसे अब भी कई कॉमेट पृथ्वी की ओर आते दिखाई देते। ये देखकर साफ समझ आ जाता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं। कई दिनों का सफर करने के बाद आखिरकार उन्हें जमीन दिखाई देती। किनारे पर पहुंचते ही सबको उम्मीद थी कि शायद लंदन बच गया होगा, लेकिन जैसे उन्होंने ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। पूरा शहर पानी में डूब चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वो समुद्र में नहीं, बल्कि डूब चुके लंदन के ऊपर तैर रहे हैं। खाने और बाकी जरूरत का सामान ढूंढते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ते, तभी उन्हें कुछ और लोग दिखाई देते। इससे उन्हें उम्मीद मिलती है कि आसपास कहीं और भी बचे हुए लोग मौजूद हैं। उन्हीं लोगों का पीछा करते हुए वो एक और अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच जाते। एलिसन तुरंत अपना ग्रीनलैंड पास दिखाकर अंदर जाने की कोशिश करती, लेकिन तभी पता चलता है कि जॉन और नेथन के पास रास्ते में ही कहीं पर खो चुके। अब एक बार फिर से उनकी जिंदगी एक नए संकट के सामने खड़ी थी। अब आर्मी वाले उन्हें बंकर के अंदर जाने से मना कर देते। वहाँ पर मौजूद हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लोग लगातार चिल्ला रहे थे उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही थी। उसी भीड़ में जॉन का एक डॉक्टर दोस्त भी मौजूद था। उसने भी काफी कोशिश की कि किसी तरह उसको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उसके पास भी अपनी पहचान साबित करने के लिए कुछ नहीं था। आर्मी के एक जवान ने बिना कोई मौका दिए वहीं पर उसको गोली भी मार दी। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसी बीच हालात फिर से बिगड़ने लगे। इससे पहले कि बाकी लोग बंकर के अंदर पहुंच पाते, एक और भयानक तूफान उस इलाके की ओर बढ़ने लगा। अब वहाँ पर रुकना मौत को बुलाने जैसा था, इसीलिए जॉन बिना देरी किए अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद किस्मत से एक आदमी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शुरुआत में लगा कि अब शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रास्ते में अचानक आसमान से कई कॉमेट्स उनकी तरफ आते दिखाई दिए। ये देखकर सभी लोग तुरंत गाड़ी से उतर गए और पास खड़े पेड़ों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन जिसने उन्हें लिफ्ट दी थी उसे अपनी गाड़ी की ज्यादा चिंता थी। वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा और जैसे ही वो गाड़ी तक पहुंचा, उसी वक्त एक कॉमेट सीधे उसके ऊपर आके गिरा और पल भर में वो गाड़ी और आदमी दोनों जलकर राख हो गए। किसी तरह उस जगह से बच निकलने के बाद जॉन अपने परिवार के साथ लंदन पहुंचा। उनके साथ एक औरत भी थी जो पेशे से डॉक्टर थी। जॉन सीधे अपनी आंटी के घर जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि उसकी आंटी
अब भी जिंदा थी। दरअसल उनके घर के नीचे पहले से एक मजबूत बंकर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो अब तक सुरक्षित बची हुई थी। वहाँ पर उनके अलावा और भी कई सारे लोग रह रहे थे। इतने दिनों के बाद पहली बार सबको एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर कुछ देर के लिए चैन की सांस ली जा सकती। उसी रात जॉन अपनी पत्नी को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर एलिसन पूरी तरह टूट जाती है। जॉन बताता है कि उसके शरीर में रेडिएशन फैल चुका है और अब उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी थी कि मरने से पहले वो अपने परिवार को उस जगह तक पहुंचा दे जहां सबसे पहला कॉमेट गिरा था। उसे यकीन था कि शायद वहीं से नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। अगली सुबह सभी लोग फिर से सफर के लिए तैयार हो गए। निकलने से पहले जॉन की आंटी ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी हुई बंदूक उसको दे दी ताकि रास्ते में अगर कोई खतरा आए तो वो अपने परिवार की जान बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि दिन भर का सफर तो बिना परेशानी के निकल जाता है, लेकिन रात होते ही कुछ हथियारबंद लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते। हमला इतना अचानक होता है कि उनके साथ चल रही डॉक्टर महिला की मौके पर ही मौत हो जाती। हालांकि जॉन ने हिम्मत नहीं हारी, वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकलता है और एक एक करके उन सभी हमलावरों का सामना करता है। वो उन सब लुटेरों को खत्म कर देता है, जिसके बाद कई दिनों तक लगातार चलते रहने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जहां कभी विशाल समुद्र हुआ करता था, वहां पर अब दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समुद्र गायब हो चुका हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें दर्जनों गाड़ियां दिखाई देती। जब उन्होंने आगे जाकर देखा तो वजह समझ में आ गई। जमीन बीच में से पूरी तरह फट चुकी थी और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस गहरी खाई को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस खाई को पार करने का सिर्फ एक ही तरीका था। वहाँ पर एक बेहद पतला रस्सी का पुल बना हुआ था, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जॉन हिम्मत करता है और अपने परिवार के साथ उस पुल पर चलना शुरू कर देता है, लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तेज हवाएं लगातार पुल को हिला रही थी और नीचे की जमीन भी बार बार कांप रही थी। हालात इतने खराब थे कि कई लोग बीच रास्ते में संतुलन खो बैठते हैं और गहरी खाई में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। ऊपर से चट्टानें भी धीरे धीरे टूट रही थी, जिससे खतरा और बढ़ता जा रहा था। इन सब मुश्किलों के बावजूद जॉन किसी तरह एलिसन और नेथन को संभालते हुए दूसरी ओर पहुंच जाता है। हालांकि उनके पीछे चल रहे ज्यादातर लोग इस खतरनाक रास्ते को पार नहीं कर पाते। खाई पार करने के बाद वो सीधे उस जगह की ओर बढ़ने लगते हैं जहां पर पहला कॉमेट गिरा था, लेकिन वहां पहुंचकर उनका सपना पल भर में टूट जाता है। उन्होंने सोचा था कि शायद वहां पर जिंदगी के कुछ निशान मिलेंगे, लेकिन चारों तरफ सिर्फ जली हुई जमीन थी। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये नजारा देखकर जॉन पूरी तरह निराश हो जाता है, पर तभी अचानक उनके सामने एक हथियारबंद आदमी आता है। पहले तो उसने उनको रोक लिया, लेकिन जब जॉन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसका रवैया बदल गया। वो उन्हें अपने घर ले गया जहां पहले से कई और लोग शरण लिए हुए थे। वो आदमी बताता है कि जिस जगह की तलाश में वो इतने दिनों से भटक रही हैं, वो यहीं आसपास मौजूद है। लोग उसको क्रेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। रास्ते में लड़ाइयाँ चल रही है और हर तरफ हथियारबंद लुटेरों का कब्जा है। जो भी वहां पर पहुंचने की कोशिश करता वो अक्सर जिंदा वापस नहीं लौटता। उनकी मदद करने के लिए उस आदमी ने अपनी बेटी को भी उनके साथ भेजने का फैसला किया। उसने एक नक्शा निकालकर रास्ता समझाया, फिर उन्हें एक फोटो देते हुए कहा कि आगे एक चेक पॉइंट आएगा, वहां पर ये फोटो दिखानी होगी, तभी तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये फोटो खो गई तो क्रेटर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इतना समझने के बाद जॉन और उसका परिवार एक बार फिर से अपने नए सफर पर निकल पड़े थे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद अचानक कुछ आर्मी के जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आगे जाना मना है, क्योंकि उस इलाके में आर्मी और लुटेरों के बीच लगातार लड़ाई चल रही है और वहां पर जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। लेकिन जब उनके साथ आई लड़की ने अपनी पहचान बताई तो आर्मी वालों ने उन पर भरोसा कर लिया। इसके बाद वो सभी उन्हें अपने साथ उस कैंप की ओर ले गए जहां कमांडर जॉनी मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो उस इलाके के करीब पहुंचे, चारों तरफ अचानक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां लगातार चल रही थी और सैनिक जवाबी हमला कर रहे थे। इस लड़ाई में कई जवान मौके पर ही मारे गए। उधर जॉन की हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। रेडिएशन अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किसी तरह वो पूरी रात का सफर तय करने के बाद आखिरकार उस चेक पॉइंट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कमांडर जॉनी
एक रात हुए उस हमले में मारे गए हैं। वहाँ मौजूद ऑफिसर ने उन्हें तुरंत वापस लौटने की सलाह दी। उसने कहा कि अगर वो 1 मिनट भी यहाँ पर रुके तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जॉन अब हार मानने वालों में से नहीं था। उसने साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में वापस नहीं जाएगा। वो अपने परिवार को हर हाल में क्रेटर तक पहुंचाकर ही दम लेगा। जॉन ने वो फोटो भी ऑफिसर को दिखाई, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। तभी जॉन की बिगड़ती हालत देखकर उसे एहसास हुआ कि ये आदमी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं। जब जॉन ने उसको बताया कि उसके शरीर में रेडिएशन पूरी तरह फैल चुका है तो ऑफिसर का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने उस पर तरस खाते हुए उन्हें एक बस में बैठा दिया जो सीधे क्रेटर की ओर जा रही। जॉन, एलिसन और नेथन एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब शायद उनका सबसे मुश्किल सफर खत्म होने वाला है, लेकिन किस्मत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। क्रेटर तक पहुंचने से पहले ही अचानक एक जोरदार धमाका होता है। बस के ठीक सामने विस्फोट हुआ और ड्राइवर ने किसी तरह बस को रोक लिया। इससे पहले कि कुछ समझ आता, हथियारबंद लोगों ने पूरी तरह बस को चारों तरफ से घेर लिया। उनके साथ चल रहे सभी आर्मी जवानों पर उन्होंने बिना समय गवाए हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में वहाँ पर मौजूद लगभग सारे सैनिक मारे गए और पूरी बस लुटेरों के कब्जे में चली गई। इसके बाद उन्होंने बस के अंदर बैठे सभी लोगों को नीचे उतरने का आदेश दिया। एक एक करके सभी लोग बस से नीचे उतरने लगे। हर किसी के चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही जॉन की बारी आई उसने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मौका मिलते ही वो सीधे एक लुटेरे पर टूट पड़ा। अब उसे अचानक हमला करता देखकर बाकी लोग भी हिम्मत जुटा लेते, फिर सभी मिलकर लुटेरों का मुकाबला करना शुरू कर देते। कुछ ही देर में हालात पूरी तरह पलट जाते और एक एक करके सभी लुटेरे मारे जाते। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इस दौरान जॉन खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसे गोली लग गई थी और उसका काफी खून बह चुका था, पर फिर भी उसने अपनी तकलीफ की बिल्कुल परवाह नहीं की। बस से बाहर निकलते ही उसने एलिसन से कहा कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। अगर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उन्हें अभी इसी वक्त निकलना होगा। जॉन की हालत देखकर एलिसन ने बिना देरी किए खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर तीनों पूरी रफ्तार से क्रेटर की ओर निकल पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उनका रास्ता फिर से बंद हो गया। अब आगे गाड़ी ले जाना नामुमकिन था। मजबूर होकर उन्होंने गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और बाकी सफर पैदल तय करने का फैसला किया। तीनों धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। लंबी चढ़ाई पार करने के बाद जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, उनके सामने जो नजारा था उसको देखकर वो सभी कुछ पल के लिए रुक गए। उनके सामने दूर दूर तक फैली हरियाली थी, साफ पानी बह रहा था, हवा बिल्कुल ताजा थी और चारों तरफ जिंदगी के निशान दिखाई दे रहे। इतनी बड़ी तबाही के बाद ये जगह पूरी तरह सुरक्षित बची हुई थी। ये देखकर पहली बार जॉन के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार वो अपने परिवार को एक ऐसी जगह तक ले आया था जहाँ से वो नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। रेडिएशन पहले ही उसे अंदर से कमजोर कर चुकी थी। गोली लगने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अचानक उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। एलिसन और नेथन तुरंत उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी आखिरी सांसों में जॉन सिर्फ अपने परिवार को देख रहा था। उसके चेहरे पर इस बात की खुशी साफ नजर आ रही थी कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। वो खुद तो इस नई दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन अपने परिवार को सुरक्षित मंजिल तक जरूर पहुंचा गया। फिर इसी भावुक पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। जॉन अपनी जान गंवा देता है, लेकिन उसके बलिदान की वजह से एलिसन और नेथन को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। बाकी आप हमको बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।